आइए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रैणु की लिखी हुई कहानी लाल पान की बेगम। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया की सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सुवाइन की दुकान, छोवा गुलडाने सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई। आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरी की देह में कुकुरमाची लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहियां ना हो तब ना फुआ। गरम गुस्से से बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमच्छी परेशान कर रही है। आए आए हर आए आए। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे पप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। इंसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की अली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएंगी, सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली। अरे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना। जग्गी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ, सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फुल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के यदि तू भी भाटा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोनबंग बांट होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैयां झूलती। जंगी की पथो मुंह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए हैं गोने की नई बहू होकर आई है और सारी कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी क्लासी है, उसका खसम रंगी, कुरमा टोला का नामी लठेत, इसलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती है जंगी की पतोह। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोह की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोजकर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंकी। जीभ के झाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मुंडी मरोड़कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठटेर बैस्कोप का गीत गाने वाली पुतरिया पतोह सब आने लगी हैं, कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी हर जाई। अरे चंपिया। जंगी की पतोह ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भगभग जलती है। भगभग भगभग बिजली की बत्ती की बात सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डलाकर चौंधिया दिया। भगभग बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुक भुकाती थी।
चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूतों की छाप, घोड़े की टाप की तरह। जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलियान पर सोनेली धान के बोझों को देखकर बैगन का भरता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ को अंगुलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सोयाइन जल्दी सौदा नहीं देती। सोयाइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सोयाइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी। हर जाई जो फिर कभी बाजी मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी की झोपड़ी तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते हुए गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहत्ती फैलाई। दे न मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंकाती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चिंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छिलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा। मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई थी तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जल्दी जा। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबेरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचा के चुपके से बिरजू को एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मल्दिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी। तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने ही गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मल्दहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। ना 3 में ना 13 में। क्या होगा शकरकंद छिलकर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू समझ गया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मढ़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राक्षस तुझे। हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बगड़ा को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर, मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी तुमने सुनी? बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुनकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मंडहिया के ओसेरे पर बिरजू ने फिसफिसाते हुए पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खा जाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुंडी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं। सांझा तारा डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीने पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छीटे की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर।
चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का दिल भी भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैगन, उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मंढैये के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है कि यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी और पतों की बातें चुपती हैं। भगभग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाले की बेटी पतों जलेंगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो आलन तो फालन, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा। पर तोल के ओजन हुआ रब्बी भगत के यहाँ। उसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कर्मा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय आ रहा है। लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पूत खोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहेब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई इसी जमीन की ऊपर से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा की। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू, अंदर। तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो जरा आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा उस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मांझा न देती रहती तो ले चुकी थी जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए। मुझे जमीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी। जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा सुख मौज दिया है इसके मर्द ने। कोलू की बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी लाकर भी दी है उसकी खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नगरी लोट देखने भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर भी क्रोध आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसमय उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, वाह रे नाच। खतरे के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पुतरिया सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ, भगवान दाढ़ी जार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी हो जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास 1 धुर जमीन भी इस गांव में। जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अग्नि लोगों की बीक थीट से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए। उद्गण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों री चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। दोनों ने हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टाट में छेद करके देख तो आ चंपी। भाग के जा चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पाँव से टाट के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा के उठ बैठा। उसकी माँ ने उसके हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत।
चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ आई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो ना रोशनी, ना चिराग, ना चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वो खांसता रहा। बिरजू बेटा, बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्सा के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे। नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उड़ती क्यों नहीं? ले, धान की पचसीस रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लानी गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचीस टाटे में खोज दे, अपने खेत का है। अपने खेत का है? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अघन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियाँ। मलदहिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जोड़ा गई। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुकुड़ है तू रे? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म जो बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवाइन के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुरमन है ये लोग। दोनों के मुंह में नवाइन के पहले नया अन्न ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। ओ मैया, इतना मीठा चावल! और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी सोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बिरजू की माँ बोली। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनती है। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी तो बैल की कभी कमी होगी। पूछूंगा तब कोयरा टैली वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर ना होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना लेती है। 5 रोटियां बनने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होंठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना। चंपी, जरा खेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ तो दे दे। ए फुआ, सुनती हो फुआ? मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नात पगैया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नात पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांकती खांसती आई। इसी से घड़ी पहर दिन रहते पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना तो कुछ है नहीं, एक बागड़ और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाजा किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक वह है सुवाइन। राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर पर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शक्करगंद को मसलकर गोले बनाए और बिरजू सर पर कढ़ाई ओंधाकर अपने बाप को दिखलाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठांके मारकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली,
तागे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहियो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो, कतरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का? ही। बिरजू के टूटे हुए दूध के दांतों की फांक से बोली निकली। ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया, हा हा हा। सभी फिर ठाक कर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, 1 कनुआ गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव पर पैंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटीका पहना है आज पहली बार। बिरजू के पप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी होने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घर घर आने लगा तो बिरजू से रहा न गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ संपष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे काना रोट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो, रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतैया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीशन वाली, तो रोती काहे? बिरजू की माँ ने पुकारा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी है, बेचारी आजा जल्दी से। बगल के झोपड़े से राधा की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आ जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरीना खसवा का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट का झुनकी गड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आ जा, जो बाकी रह गई है सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पतहू, लरीना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतुओं को। सभी ठाका लगाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोह का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठुआ सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा लें एक एक करके, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधंती की लता फूली है। जंगी की पतोह ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पतोह, ये चारों ही तो गाँव में बायोस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धान के खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंगटिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बायोस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे? जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खंखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पतोह ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीरे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी। उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोह की ओर देखा। धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोह है। गौने की साड़ी से खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंगटिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है।